This program is brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो जो हमारे पेरेंट्स हैं, छोटे बच्चों के जो वालिदैन हैं, उनके लिए बहुत ही दिलचस्पी का हामिल होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो फंगस या बच्चों में फफूंदी की इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और आए दिन पेरेंट्स परेशान भी रहते हैं उनको देखकर और इलाज मुआवजे के लिए भी जा रहे होते हैं। और दूसरा उसका जो अहम सेगमेंट है वो बच्चों में असाल या दस्तों की बीमारी है, वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। आप किसी भी वालिदैन से पूछें जिनके बच्चे 3-4 साल 5 साल की उम्र में हों तो ये आए दिन का मसला होता है पेरेंट्स के साथ कि जनाब बच्चे को लूज़ मोशन लग गए हैं। तो दोनों पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और जिन एक्सपर्ट को हमने दावत दी है वो कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है, माहिर अमराज़ बचगान हैं, डॉक्टर खाइस्ता रहमान उतमान खेल साहब, जो कि आजकल फेलोशिप भी कर रहे हैं पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी में कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, दो चूँकि सेगमेंट है हमारे, एक तो फंगल इन्फेक्शन है और दूसरा हमारा जो बच्चों में साल और दस्तों की बीमारी है उसके ऊपर, तो हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस कर लेंगे। तो पहले मौजू की तरफ आते हैं कि जो बच्चे हैं उसमें किस किस तरह की डॉक्टर साहब फंगल इन्फेक्शन हमारे पेशेंट्स के अंदर पाई जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर सच अ ग्रेट प्रोग्राम। बच्चों में जो फंगल इन्फेक्शन है वो मुख्तलिफ़ तरह का प्रेजेंट करता है, जिसमें ओरल कैंडिडियासिस की तौर पर, साथ में क्यूटीनिया जो है स्काल्प पे होता है, स्किन पे होता है। ओरल वाला जो है वो मुंह के अंदर होगा, ओरल मुंह के अंदर होगा, साथ में स्किन का इन्फेक्शन है, सर के बालों का इन्फेक्शन है, बॉडी पे इन्फेक्शन है, डायपर एरिया पे इन्फेक्शन है, उसके अलावा पाव का इन्फेक्शन है, टीनिया के टीनिया पेडस, टीनिया क्यूटस, टीनिया कार्पोरस। ये मुख्तलिफ़ तरीक़े से बच्चों में जो टीनिया है या फफूंदी है वो इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। अच्छा, यानी कि मुंह के अंदर भी हो सकती है और हमारी जिल्द के ऊपर भी हो सकती है। अब जिल्द में स्कैल्प या सर भी हो सकता है, हाथों के ऊपर भी हो सकती है, पाँव के ऊपर भी हो सकती है, और जिस जगह बच्चे को डायपर बांधा होता है उस जगह के ऊपर भी कॉमनली जो है ये पाई जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग एन एक्सपर्ट, कौन कौन से ऐसे हमारे माहौल के अंदर या हमारे मौसमों के अंदर ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चों में ये फंगल इन्फेक्शन जो हैं वो ज़्यादा हो रही होती हैं? असल में ये है ना, एक तो बच्चों में जो हमारा माहौल है, सबसे पहले माहौल वाली बात करते हैं। ह्यूमिड इन्वायरमेंट में, हॉट आजकल तो बहुत ही ह्यूमिड है डॉक्टर साहब। हाँ, ह्यूमिड इन्वायरमेंट, हॉट इन्वायरमेंट में, जिसमें ये जो फफूंदी फंगस है ये ग्रोथ बहुत अच्छा करते हैं। दूसरा ये है जो होस्ट है ना उसकी भी कुछ साथ में है। होस्ट में ये है कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ बच्चे होते हैं, वो बच्चे जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, मेल न्यूट्रिशन वाले बच्चों उसमें फिर ज़्यादा होते हैं, ग़िज़ाई किल्लत वाले के शिकार वो साथ में जो उसके अलावा फिर ये है कि मल्टीपल टाइम जो एंटीबायोटिक लेते हैं जो फ्लोरा को डिस्टर्ब करते हैं। ये चूँकि एक अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म है तो फिर उसकी ग्रोथ की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और साथ में ये ना कभी कभार बच्चों में जो ओरल कैंडिडियासिस या बड़ों में भी होती है, हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो स्टेरॉइड लेते हैं उसमें फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखने में है, अगर मैं सादा मिसाल दूं कि डबल रोटी कुछ दिन पड़ी रहे अपने पैकेट के अंदर, उसके अंदर भी मॉइस्चर होती है उसकी पैकिंग के अंदर, तो वो देखने में है कि उसके ऊपर फफूंदी सी लगना शुरू हो जाती है और हम उसे फेंक देते हैं। तो हमारा जो मौसम है इसका मतलब है कि ये गर्मियों का मौसम जिसमें पसीना ज़्यादा आता है, और ख़ास तौर पर वो जो मौसम आजकल चल रहा है जिसमें हवा में नमी का तनासुब भी बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो इनकरेज कर रहे हैं इन इन्फेक्शन को, क्योंकि इसमें ये फंगस ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। उसमें यह ना कि बिल्कुल एक तो जो ईयर है बिल्कुल बाहर जाती नहीं है, दूसरा जो ह्यूमिड इन्वायरमेंट है इसके लिए, इसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो फफूंदी है या फंगस है ह्यूमिड इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है ये। तो आजकल तो डॉक्टर साहब आपके पास इस तरह के बहुत पेशेंट्स आ रहे होंगे? बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं, और आजकल ओरल कैंडिडियासिस के भी बहुत होते हैं, साथ में डायपर रेशेस के भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आजकल चूँकि अभी तो विंटर वाला सीज़न है और तो इसमें ना ये बहुत ज़्यादा है।
अच्छा, ये तो देखें कुछ फैक्टर्स हो गए जो माहौल से रिलेटेड हैं, जिसमें आज जिस तरह आजकल का मौसम आपने उसकी तरफ इशारा किया। कुछ बच्चे के अंदरूनी फैक्टर्स अवामिल भी हैं, लाइक बच्चे का इम्यून जो मुदाफ़ती निज़ाम है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आए दिन इन्फेक्शन होती रहती हैं उसको, बच्चा स्टीरॉयड भी ज़्यादा ले रहा है, बच्चा एंटीबायोटिक्स भी बार बार ले रहा है, फिर बच्चा मेल नरिश्ड भी है, ग़िज़ाई किल्लत का भी शिकार है। तो ये तो हो गए बच्चे के फैक्टर। अब मैं आता हूँ उन फैक्टर्स की तरफ जहाँ बच्चा रह रहा है। अब हमारे यहाँ पर आपको पता है कि लोग माशी लिहाज से इतने अच्छे नहीं हैं, तो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा तंग घरों में लोग रहते हैं जहाँ पर वेंटिलेशन भी नहीं हो रही होती। तो ये भी एक फैक्टर बनता है कि बच्चा जहाँ रह रहा है। ओवर क्राउडिंग है साथ में। बाकी हम एक दूसरे की चीज़ें भी यूज़ करते हैं। एक बच्चे को अगर है, ठीक है, और वो चीज़ बार बार यूज़ करते हैं और सब यूज़ करते हैं ना, तो वो भी एक फैक्टर है। तो इसका मतलब एक बच्चे को दूसरे बहन भाइयों में भी ये कंटीजियस है, तो एक से दूसरे को भी जो फैलते हैं, एक से दूसरे में फैलते हैं। छूती मर्ज हो गया ना, एक किस्म ये का। छूती मर्ज भी है। ओके, तो इसका तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये बच्चों में फंगल इन्फेक्शन हो रही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं जो मुंह वाली फंगल इन्फेक्शन है, ओरल कैंडिडियासिस टेक्निकल टर्म आपने बताई लोगों को, उसको हम थ्रश भी बोल देते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो रहा होता है डॉक्टर साहब, तो मुंह के अंदर किस तरह इन्फेक्शन हो जाती है? असल में ये है ना कि जो कैंडिडा है एक फंगस है, ठीक है, ये कैंडिडा एल्बिकेंस वाला वही वाला कैंडिडा एल्बिकेंस है। ओके, ठीक है, तो ये एक और ये वाइट से कलर का होता है सर? अपॉर्चुनिस्टिक है। जब बच्चे का मुदाफ़ियत कम हो या मतलब बच्चा कोई रिपीटेडली एंटीबायोटिक ले या इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड ले या उसके अलावा बच्चा प्री टर्म हो, प्री मैच्योर हो, तो ये एक वो लेते हैं तो उसमें फिर बढ़ जाते हैं, और बढ़ जाते हैं तो एक वाइटिश कोट बनाते हैं गम्स पे, चीक्स पे, और ये एंड साइड पे टंग पे ये वाइटिश पेच होता है, बिल्कुल पूरी एक कवर बन जाता है, कवर बनाते हैं, जिसमें मसूड़े भी आ गए, मसूड़े ज़ुबान भी और तालू भी आ जाता है डॉक्टर साहब इसमें, तालू में भी आ जाते हैं उसमें भी। तो वो जब मुंह खोलता है बच्चा तो उसमें वो वाइट से हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं याद कर लूँ ना कि हर बंदा इसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म की ओरल इन्फेक्शंस फिर साथ में आ जाते हैं, और हर बंदा समझता है कि ये त्रश है या मतलब है, उसमें जंजीव वायरल इन्फेक्शन फिर इसमें बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जंजीव से हार्पेटिक जंजीव स्टोमेटाइटिस भी आ जाता है, और उसके अलावा बी कम्प्लेक्स के डिफिशेंसीज भी साथ में आ जाते हैं, हर्पिंजाइना भी आ जाता है, लेकिन ये उससे डिफ्रेंशिएट करना होता है और फिर डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बहुत छोटे बच्चे, शीरख्वार बच्चे होते हैं, उसमें भी देखा गया है कि जो बच्चा फील्ड पीता है या बाहर के दूध के ऊपर है, उसमें भी कई दफ़ा ज़ुबान के ऊपर एक वाइट सा पैच आना शुरू हो जाता है। तो ये और फंगल इन्फेक्शन में किस तरह तमीज़ करेंगे? उसमें फिर ये वो बिल्कुल जो दूध होता है ना, वो जल जाता है, वो हट जाता है, वो चला जाता है, हाथ से वीपिंग आउट होता है, लेकिन ये नहीं होता। अच्छा, इससे फ़र्क पता चल जाता है? पता चल जाता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग आ जाते हैं और बताते भी हैं कि वाइट ओरल म्यूकोजा है, ये कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जब हम देते हैं तो उसी टाइम उसने फीड पिलाया होता है, तो ये सबसे बड़ी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। दूध फटने के बाद जमा होता है वो? हाँ। अच्छा, अब ये तो हो गया डॉक्टर साहब जिसको हम मेडिकल की ज़ुबान में कहते हैं साइंस। बच्चे में क्या अलामात होती हैं जो पेरेंट्स को थोड़ा सा तशवीश होनी चाहिए कि अब हमें इनको बच्चे को चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाना? हाँ, इसमें फिर ये है ना, क्योंकि अगर हम मुंह वाली बात कर रहे हैं तो मुंह में फिर ये होता है ना कि बच्चा रिलेक्टेंट टू फीड होता है, मुंह से ड्रोलिंग होता है, खाना पीना उसका बंद हो जाएगा, दिल नहीं करेगा, जाता है, बंद हो जाता है, और साथ में ये है कि ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बच्चा इरिटेबल हो जाता है, मुंह से लुआब वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, और चिड़चिड़ा भी बच्चा इरिटेबल, चिड़चिड़ापन और ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। तो इसमें एक्सेसिव क्राइम भी आती है डॉक्टर साहब अगर बच्चा छोटा होता है? इसी वजह से आ जाते हैं ना, बड़ा बच्चा तो चले मुंह से बोलकर बता देगा, भूखा होता है बच्चे तो बताते तो नहीं कि मुझे भूख लगी है। अगर फीड कम है, फीड प्रॉपर नहीं ले रहा, एक तो दर्द की वजह से भी बच्चे का ये होता है, लेकिन दूसरा ये ना कि भूख की वजह से बच्चे का रोना और ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं इसके साथ। तो ये सिचुएशन इसका मतलब है कि पेनफुल भी होती है बच्चों, हाँ, पेनफुल अंदर मुंह के अंदर उसको दर्द भी महसूस हो रही है, और इसी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है ना, इसी वजह से वो हिचकिचाता है कुछ खाने के लिए, और भूख की वजह से भी रो रहा है। तो ये इसका मतलब है कि ये अलामात जब आएँ और तो पेरेंट्स को मुंह खुलवा कर वैसे देख लेना चाहिए बच्चे को। देखिए, जब ड्रोलिंग हो और बच्चा का फीड कम हो तो एक दफ़ा नज़र ज़रूर देखनी चाहिए और नज़र डालनी चाहिए, क्या यह मुंह में कोई चाले तो नहीं है, कोई सफ़ेद सी जली तो नहीं बनी,
जो बच्चा वो फीड नहीं ले रहा। बाकी दूसरी वजूहात बहुत होती हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखना चाहिए कि साथ में मुंह में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं डॉक्टर साहब के ये कितना कॉमन ओरल कैंडिडियासिस या बच्चों में जो मुंह की फंगल इन्फेक्शन है, ये कितनी ज़्यादा कॉमन है? कोई हमारे पास अदाद-ओ-शुमार हैं कि कितने बच्चे इससे सफ़र कर रहे होते हैं? इसमें यह है ना कि पाकिस्तान में कोई ऐसा स्टडी तो नहीं है कि चलें आप अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस बता लेकिन दीजिए। कामन उन बच्चों में हम जब देखते हैं ना जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं, प्री टर्म होते हैं, प्री मेच्योर होते हैं, इन्फेंट में बहुत ज़्यादा होते हैं। 6 माह से कम, 1 साल से कम बच्चों में ये बहुत ज़्यादा होता है। शीरख्वार बच्चों में ज़्यादा शीरख्वार बच्चों में ये ज़्यादा, बड़े बच्चों में इतना नहीं है, कम होता है। बड़े बच्चों में जब ये इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज़ होती है लाइक मीजल्स में, तो मोस्टली मीजल वाले बच्चों में ओरल थ्रश बहुत ज़्यादा होता है। राइट। अच्छा, अब हम इसकी कॉजेज़ की तरफ डॉक्टर साहब अगर आएँ तो क्या वजह है कि बच्चे के मुंह के अंदर फंगस बन गई है? मतलब कहाँ से वो आई फंगस और कहाँ से वो फिर छिलियाँ सफ़ेद सी बन गई और किस तरीके से ये चलता है? हर चीज़ की कोई वजह तो होती है ना, इसमें क्या वजह बनती है? इसमें डिफरेंट वजह है ना। एक तो ये है कि आलूदगी भी इसमें शामिल है, खाने पीने में चीज़ों में जो आलूदगी पाई जाती है। खाने पीने की आलूदगी में वो तो होता है, लेकिन साथ में ये ना कि ये नॉर्मल फ्लोरा है, यानी कि वो जरासीम है जो कुदरती तौर पे मुंह के अंदर मौजूद है, मुंह के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन ये एक मौका ढूंढते हैं। अच्छा, वो जो अपॉर्चुनिस्टिक, जो अपॉर्चुनिस्टिक मौका परस्त जरासीम है, ठीक है। तो उसमें फिर अगर इम्यूनिटी कम हो, एंटीबायोटिक यूज़ ज़्यादा हो, इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड और ऊपर से मौसम भी ऐसा हो कि जिसमें नमी बहुत ज़्यादा है, गर्म और मरतूब मौसम है, मरतूब मौसम, तो ये चीज़ें फिर ज़्यादा हो जाती है उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं इसकी तरफ के डायग्नोसिस की तरफ कि कुछ तो अलामात आपने बता दी कि जिससे जो वालिदैन हैं उनका शक जाता है कि भाई ये मुंह में कोई फंगल इन्फेक्शन हुई है। अब वो वालिदैन बच्चे को आपके पास ले आते हैं, तो उसकी तशख़ीस क्या उसके मुआयने से ही हो जाती है या कोई टेस्ट वगैरह भी इसके लिए किए जाते हैं? मोस्टली तकरीबन हम तो ये क्लिनिकली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा क्लिनिकल पे डायग्नोस करते हैं, लेकिन जहाँ पे डायग्नोसिस में थोड़ा सा मसला हो या मतलब ज़रूरी होता है तो उसके लिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड माइक्रोस्कोपी का टेस्ट होता है। उसके अलावा फंगल जो कल्चर है उनका टेस्ट होता है। ये बाज़ी चीज़ें तो यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में तो मौजूद होता है, लेकिन पेरिफेरीज में ये चीज़ फिर मुश्किल होती है। क्लिनिकल ज़्यादा हम करते हैं, लेकिन टेस्ट मौजूद है जिसको कल्चर्स वगैरह उस पर ज़्यादा करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे जो दूर अफ्तादा मकामात के ऊपर लोग रहते हैं जहाँ पर ये तशख़ीसी सहूलियात मुयसर नहीं है, तो वहाँ के जो डॉक्टर हजरात हैं वो सिर्फ मुआयने से ज़्यादा जो है वो समझ जाते हैं कि ये ओरल कैंडिडियासिस या मुंह की फंगल इन्फेक्शन हुई है। जी नाज़रीन, डॉक्टर ख़ाइस्ता रहमान उतमान खेल साहब के साथ ओरल कैंडिडियासिस या बच्चों में फंगल इन्फेक्शन और असहाल और दस्तों की बीमारी के ऊपर गुफ्तगू हो रही है और जारी रहेगी। वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्फे पे जाने से पहले आपने बताया कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें ख़ास तौर पर जो हमारा आजकल का मौसम है गर्म और मरतूब, ये बहुत ज़्यादा फेवर करता है फंगल इन्फेक्शंस को। तो इस लिहाज से तो जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, तो दिसंबर जनवरी में जब बड़ी ज़्यादा सर्दी मुल्क में पड़ रही होती है तो फंगल इन्फेक्शन काफ़ी कम हो जाते होंगे, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? हाँ, उसमें फिर ये है ना कि समर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, हार्ड इन्वायरमेंट होता है। जैसे हमने पहले बताया ना कि इसके लिए रतूबत वाली जगह ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो समर में इसके फैलने का चांस बहुत होता है। अभी जो कि सावन गुजरा है तो सावन में बहुत ज़्यादा ये केसेस हमारे पास आ जाते हैं और रिपोर्ट हो जाते हैं। और दिसंबर के अंदर मेरा ख्याल है कि वैसी ड्राइनेस होती है एटमॉस्फेयर में, कम होता जो है, ह्यूमिडिटी है या नमी है हवा के अंदर बहुत कम हो गई होती है, टेम्परेचर भी बहुत गिर चुका होता है। इस वजह से ये केसेस आपको अगर इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ ना हो, मतलब और कार्टिकोस्टेरॉइड वगैरह इनहेल ना ले रहे हो तो बहुत कम होता है उस और मेरे ख्याल बच्चों में सर्दियों में जो अमराज का जो नोयत है वो बदल जाती है। आमतौर पर हर बच्चा छींकों के साथ गले ख़राब के साथ आपके पास आ रहा होता है। गर्मियों में ज़्यादा यही ट्रेंड होता है कि फंगल इन्फेक्शन और ये जो दस्तों और असहाल की बीमारी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने पेशेंट आया आपके पास, आपने उसका एग्जामिनेशन भी कर लिया मुंह खुलवा कर, आपको पता चल गया फंगल इन्फेक्शन है। आपने कंफर्म करने के लिए यहाँ पर चूँकि सहूलियात मौजूद हैं तो आपने टेस्ट वगैरह भी करवा लिए। अब वो मोहर सब तो हो गई है कि जनाब इसको फंगल इन्फेक्शन है। अब तरीक़े इलाज की तरफ अगर हम आएँ तो हम इलाज कैसे करते हैं इसका? सबसे पहले ना
इलाज के लिए हमने ओरल हाइजीन को बेहतर करना होता है, मुंह की सफाई सुथराई, मुंह की सफाई सुथराई, ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करना होता है, वो कंटिन्यू करवानी। ब्रेस्ट फीडिंग को अगर बच्चा छोटा है 2 साल की उम्र तक का है। अब अगर बच्चा छोटा है, और उसके अलावा फिर हम अगर ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं तो ट्रीटमेंट पे हम नाइस्टेटन एक दवाई है और माइकोनाजोल एक दवाई है, वो हम फिर शुरू करा देते हैं। और शुरू में वो देते हैं 5 to 7 डेज़ में कवर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर कवर नहीं होती और एक्सटेंसिव होता है, बार बार रिकरेंट होता है, तो हम ओरल पे जाते हैं फ्लोकोनाजोल पे, तो वो फिर हम देते हैं 7 to 10 डेज़ तक। यानी कि पहली 7 जो to दवाई 14 आपने days तक। जिससे आपने स्टार्ट किया, हाँ, वो लगाने वाली जेल थी, वो या लगाने क्रीम वाली थी? जेल है। सबसे पहले ओरल हाइजीन को बेहतर करे, ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू कर ले, उसके साथ ना वो जो नाइस्टेटन की दवाई है वो लिक्विड फॉर्म में आती है। जब लिक्विड फॉर्म में आती है वो ड्रॉपर से आप दे सकते हैं बच्चों में, दिन में 3-4 दफ़ा दे। और उसके साथ अच्छा, ड्रॉपर से डॉक्टर साहब पिलाने होते हैं बच्चे को या नहीं, उंगली मुंह से? में डालनी एक तो ये है नाइस्टेटन वाली जो दवाई है वो ड्रॉपर से डालनी होती है, ओके। ठीक है। और जो माइकोनाजोल वाली दवाई होती है वो लगानी होती है, उंगली को साफ करके या उसके इसका मतलब माँ की सफाई भी ज़रूरी है, हाँ, कि उंगली को अच्छे साफ तरीके करके, से ये हाथ वाली धोने जो के साथ बाद में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना जाए साथ में, तो उंगली को साफ करके पूरी उसमें लगाएं, मतलब तालू मौत में पे, लगाएं, मसूड़ों पे, हाँ, जुबान पे वो लगाएं। और अच्छा, फिर वो इसमें डॉक्टर साहब जो बच्चे ने जारी बात है फूड भी लेनी है, दूध भी पीना है, माँ का हो या फीडर का हो, तो उसमें खाने दूध पिलाने से पहले लगानी होती है या बाद में लगानी होती है? बाद में लगाए तो बेहतर है, क्योंकि पहले अगर आपने लगा दी और बाद में दूध पिला दिया तो वो तो फिर फ्लश ऑफ होके नीचे मैदे में चली और जाएगी। वो भी कोई इशू नहीं है कि अगर वो फ्लश होके नीचे जाए, कोई नुकसान तो नहीं है उसका? नुकसान अगर मैदे में चली गई है तो कोई ऐसा वो नहीं है कि मैदे इसका में मतलब जाए सेफ तो दवाइयाँ ये? सेफ दवाई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इनकी कीमत मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पर गुर्बत नहीं, भी बहुत मार्केट ज़्यादा है, में दोनों रीजनेबल है, सस्ते प्राइस के ऊपर ही है सस्ते प्राइस और हर जगह पाकिस्तान में दस्तयाब है। अवेलेबल है, इवन पेरिफ्रीज में भी, हर मेडिकल स्टोर में ये दवाई मिल जाती है, अच्छा चलिए, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े में मिल जाती है। ये तो वो हो गया डॉक्टर साहब के ड्रॉप्स या जेल या क्रीम लगाने वाली जो आपने अद्वियात बताई, और आपने जिस तरह बताया कि 5 से 7 दिन तक ये लगानी है। फ़र्ज़ करें कि मरीज़ को फाका नहीं होता, तो तब हम खाने वाली अद्वियात देते हैं जो हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर बच्चे को रिकरेंट इन्फेक्शन हो रही हो, फ़र्क ना पड़ा, तो हम सिस्टमिकली जाते हैं या ओरल उस पे जाते हैं। फ्लोकोनाजोल की जो एक दवाई है वो हम देते हैं 7 से 14 दिन तक, फिर दे देते हैं, इंशाल्लाह उससे बहुत अच्छा फ़ाका आ जाता है। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि हमारे यहाँ पर आपको पता है मसाइल तो खैर वैसे पाकिस्तान में अनगिनत हैं, बेशुमार हैं, इतनी लंबी लिस्ट है मसाइल की, लेकिन एक बड़ा मसला जो है वो गुर्बत का भी है, या कई हमारे इलाके ऐसे हैं डॉक्टर साहब के जहाँ पर दूर दूर तक कोई सेहत की सहूलियात मुयसर नहीं है। अब बच्चे को इन्फेक्शन हुई है और बच्चे का पेरेंट्स ने इलाज भी नहीं करवाया, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उस तरह के बच्चों में? देखिए ना, इसमें फिर ये है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। हम तो चूँकि ओरल कैंडिडियासिस को कर रहे हैं या पूरा वो फंगल इन्फेक्शन को कर रहे हैं। ओरल कैंडिडियासिस में फिर ये है कि अगर बच्चा प्रॉपर फीड ना ले तो बच्चा कमज़ोर हो जाता है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बच्चे की न्यूट्रिशन कम हो सकती है। उसके अलावा अगर फ़र्ज़ कि ये इन्फेक्शन बालों में है तो बाल जड़ जाते हैं, बाल ख़राब हो सकते हैं। उसके अलावा फिर अगर बॉडी पे है कोई ये फंगल इन्फेक्शन जो रिंगवर्म के फॉर्म में है, वहाँ पे स्कार बन जाते हैं, परमानेंट स्कार बन जाता है, निशान छोड़ जाता है डॉक्टर साहब? निशान छोड़ते हैं, और वो सारी ज़िंदगी रहता है? हाँ, अब वो सारी ज़िंदगी पे रहता है। फिर उसके लिए कॉस्मेटिकली या मतलब एस्थेटिक वालों के पास जाना लेज़र और वो पड़ता है। बाकी चीज़ें वो, और अगर उसमें है पाँव में भी है, कहीं और भी है, तो सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत साथ में हो जाते हैं। तो साथ में और भी इन्फेक्शन और जरासीम और आ जाते हैं, तो फिर एक को नहीं मुख्तलिफ को ट्रीट करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुंह की फंगल इन्फेक्शन तो हमने बड़ी तफसील से डिस्कस की। अब मैं आता हूँ कि जिस्म की जो हमारे जिल्द है, जिल्द के ऊपर पाँव भी आ जाते हैं, तो पाँव को क्या कवर्ड रखना चाहिए इस तरह के मौसम में बच्चों को, या खुले छोड़ना ज़्यादा नहीं, इसमें बेहतर यह है ना कि अगर हमने कोई सॉक्स वगैरह पहनाए तो हवादार हो, कि आगे पीछे हवा जाए, साथ में ना बिल्कुल खुश्क रखे और साफ़ रखे, ड्राई रखे और साफ़ करते जाएं, ताकि ये, क्योंकि ये जो फंगस है या फफूंदी है, ये जो रतूबत वाली इन्वायरमेंट में इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, तो उसी वजह से साफ़ रखना पड़ता है, खुश्क रखना पड़ता है, और हवादार जूती हो और हवादार सॉक्स हो। तो सॉक्स पहनना ज़रूरी है? नंगे पाँव बच्चा ठीक नहीं है सर?
इस इन्वायरमेंट में अगर सॉक्स ना भी हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ये कि जो आपने सॉक्स बताई हैं वो कॉटन की हो तो ज़्यादा हाँ, बेहतर है, कॉटन की हो और क्योंकि हवादार रेशमी हो। भी आती हैं, हाँ, तो हवादार उससे हो। तो फिर वो एक किस्म का बच्चे को इन्फेक्शन बढ़ने इरिटेशन का भी खदशा ज़्यादा ज़्यादा होगी बढ़ने का और खदशा एलर्जी भी होती है उसमें। एलर्जी बहुत ज़्यादा वो साथ में हो सकती है ना, कि मुख्तलिफ जो आपने नायलॉन और वगैरह उस चीज़ से भी होती है। अच्छा, जो आपने लगाने वाले जेल डॉक्टर साहब मुंह की इन्फेक्शन के लिए बताए, वही जेल क्या बच्चे की ये स्कैल्प के ऊपर, सर के ऊपर और जिस्म के दूसरे हिस्सों में अगर इन्फेक्शन हुई है वहाँ पर भी वही जेल लगाने होते नहीं, हैं? ओरल अलग हैं और अच्छा, वो अलग हैं। टॉपिकल अलग हैं। फिर ये है कि इसमें चीज़ें भी मुख्तलिफ हो जाती हैं। अगर स्केल पे है तो जो स्केल्प वाली दवाई है, क्योंकि ये जो बालों की जड़ों के अंदर भी होता है, वो टॉपिकल से मुश्किल से और ठीक हो जाते हैं, तो उसमें भी ओरल दवाई लेनी पड़ती है और थोड़ी सी लंबे अरसे के लिए पड़ती है। और अगर स्किन पे है या मतलब पाँव पे हैं तो टॉपिकल से भी इंशाल्लाह क्या वो हो जो जाता डायपर है। एरिया के अंदर है? डायपर एरिया में हम कोशिश यही करते हैं कि डायपर एरिया में हम वालिदैन को बार बार ये बताते हैं कि एक तो डायपर का ब्रांड भी चेंज कर दे जिससे एलर्जी हो जाती है। दूसरा ये है कि डायपर को जब गीला हो तो चेंज कर दे, फ़ौरन बदल दें। फ़ौरन बदल दे। अक्सर दूसरा पेरेंट्स ये देखा है कि वो हाँ, पैसे बचाने के लिए सुबह एक दफ़ा डायपर लगाया तो रात को बदलते हैं, इस दौरान बच्चे ने जो भी मतलब पेशाब वगैरह किया है वो सारा उसके अंदर रहेगा, तो वो तो और ह्यूमिडिटी और एक होगी। ये है कि डायपर का ब्रांड कुछ ऐसा हो कि उसमें जज़ब करने की सलाहियत ज़्यादा हो। फिर ये है कि पानी के साथ धोया करे, कोई वाइप्स वगैरह यूज़ ना करे जिससे एलर्जी और भी ज़्यादा हो अच्छा, जाती है। वाइप्स के ऊपर भी डॉक्टर साहब केमिकल लगे होते हैं? हम यही कहते हैं ना कि वाइप्स के ऊपर भी केमिकल्स लगे होते हैं। कोशिश आप ये करें कि पानी के साथ धोए और खुश्क रखें, और वो जो टॉपिकल क्रीम है वो फिर लगाएं उसमें, ताकि ये जो फफूंदी है ये ना बढ़े और ख़त्म हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह के बच्चों में देखने में आया, मेरा ज़ाती मुशाहिदा भी रहा है कि डायपर वाली जगह के ऊपर रैशेस के साथ ज़ख़म भी बन जाते हैं। हाँ, वो यही है ना कि सुपरएडेड इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ में आ जाते हैं। तो उस सूरत में फिर हमें और भी कुछ अद्वियात शामिल उसमें करनी ये है होती ना हैं, कि एंटीबायोटिक टॉपिकल साथ में लगा वो जो क्रीमें होती हैं एंटीबायोटिक्स वाली। एंटीबायोटिक क्रीम ज़्यादा लगा सकते हैं, फ्यूसिडिक एसिड लगा सकते हैं, उस साथ में ऐड कर सकते हैं उसमें शॉर्ट टर्म के लिए कभी कभार, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। लो पोटेंट स्टेरॉइड बच्चों में, हाई पोटेंट नहीं, लोग लगाते हैं लो पोटेंट स्टेरॉइड, हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया, तो वो साथ में 3 to 4 डेज से ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए, वो भी साथ में लगाते हैं ताकि जो इडीमा हो, रेडनेस हो, वो साथ में ख़त्म हो और कम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डायपर हैं ये तो खैर इसी सदी में हमने देखा है कि ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा मकबूल हुए हैं कि हर माँ चाहे अमीर हो गरीब हो वो डायपर ही लगा रही होती है। पिछली सदी में अगर जाएं तो लंगोट बांधा करते थे लोग, कॉटन के बने हुए घर में सी कर तो बच्चे को पहना देते थे, वो भी मतलब इफ़ेक्टिव रहते हैं इस तरह के, क्योंकि उसमें जो मेरी राय में जो फ़ायदा हो जाता है कि बच्चे ने जैसे पेशाब किया, गीला होने से माँ को पता चल जाता है कि ये गीला हो गया तो मैं इसको चेंज कर दूँगी। बस कोशिश ये करे कि वो चीज़ पहनाएं जो रतूबत का ज़रिया ना बने और बच्चा खुश्क हो। तो वो अगर ऐसा ही होता है, उसी के साथ वालिदैन को जल्दी पता चल जाता है, तो कंपैरेटिवली बेहतर ही लगता है। एग्जैक्टली, और इतना महंगा भी नहीं है। हाँ, महंगाई, दोबारा रीयूज़ भी तो हो सकता है ना, धोने के बार बाद बार कर सकते ये भी एक फ़ायदा होता है। लिहाजा हर अच्छी चीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो महंगी हो, सस्ती भी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम पेरेंट्स को इसका मतलब है कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए? फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए सबसे पहले ये है कि हाइजीन को बेहतर करें, जो हवादार कपड़े पहनाएं, और कपड़े भी डॉक्टर साहब कॉटन के मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर मौसम के लिहाज से। अगर मौसम है ये वाला मौसम है तो कॉटन के बेहतर है। दूसरा ये है कि अगर घर में किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट कर ले, बच्चे की इम्यूनिटी को बेहतर किसी बड़े को भी अगर है फंगल इन्फेक्शन उससे भी बच्चे को हो सकती है? लग जाती है। माँ को भी तो हो सकती है ना डॉक्टर? माँ की देखिए, अगर माँ की निपल पे कोई फंगल इन्फेक्शन है तो वो बच्चे को फीड कराते हैं तो उधर से हो सकती है। तो ये एक दूसरे के साथ बच्चे खेलते हैं, एक को रिंगवर्म है तो दूसरे के भी हो सकता है। तो ये है ना कि एक बच्चा अगर घर में है, एक फ़र्द अगर घर में है तो उसको पहले ट्रीट कर ले। बाकी ये है कि जो स्टेरॉइड अगर लेते हैं तो उसके बाद गरारे करें, बच्चे की इम्यूनिटी को बेहतर करें, ब्रेस्ट फीडिंग को वो आदत बनाए कि ब्रेस्ट फीडिंग हो,
तो इससे बेहतर हो जाती है। अच्छा, एक घर में डॉक्टर साहब 2-3 बहन भाई हैं, एक बच्चे को जिल्द के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हुई है, तो आमतौर पर देखा यही गया है, ख़ास तौर पर जो हमारा गरीब या मुतवसत तबका है कि वो एक ही टॉवल होता है, सब लोग वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि उस बच्चे का टॉवल वगैरह अलहदा कर देना चाहिए? नहीं, उसमें भी है ना कि चीज़ें को शेयर ना करें, शेयर ना करें। जो बच्चे को, एक बच्चे को है कैप, अगर एक बच्चा पहनता है सर पे तो दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। टावल है, एक ने अपने सर को दो वो कर लिया, अपने आप को खुश कर लिया, दूसरा यूज़ ना कर ले। सॉक्स है, चीज़ें हैं, तो एक दूसरे के साथ, अगर एक को फंगल इन्फेक्शन है तो उसकी चीज़ें शेयर ना करें एक दूसरे के साथ। अब हम आते हैं डॉक्टर साहब, हमारा जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा आए रोज़ आपके पास पेशेंट, मेरा ख्याल है कि आपकी ओपीडी में अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो आधे मरीज़ शायद डायरिया के साथ या इसहाल के साथ आ रहे होते हैं। तो कितनी इकसाम का डायरिया डॉक्टर साहब बच्चों के अंदर देखने में आता है? डायरिया हमारे पास ना मेनली एक एक्यूट डायरिया होता है, दूसरा क्रॉनिक डायरिया होता है। आजकल जो ज़्यादा आते हैं हमारे पास ना एक्यूट डायरिया के साथ आते हैं, जो फौरी तौर पर हाँ, जो फौरी तौर पे पहले बच्चा ठीक होता है, अचानक डायरिया हो गया, अचानक डायरिया शुरू हो जाते हैं। तो मोस्टली ये 2 टाइप्स के डायरियाज हैं। और क्रॉनिक ये है कि जो मुस्तकिल डायरिया का शिकार बच्चा है। क्रॉनिक हम उसको कहते हैं कि 14 दिन से फिर ज़्यादा हो तो हम इसको प्रोटेक्टेड डायरिया या क्रॉनिक डायरिया कहते हैं। अच्छा, ये बच्चे आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं। अब इसकी वजूहात की तरफ देखें तो डॉक्टर साहब, अगर हम लिस्ट आउट करना चाहें कि किन किन वजूहात से बच्चे में असहाल या दस्तों की बीमारी हो रही है, तो वो क्या हो सकती हैं? सबसे पहले एक तो इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट में, क्योंकि ये जो आज गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा ये है कि जो काजेटिव ऑर्गेनिज़म्स हैं वो वायरसेस हैं ज़्यादा, मोर देन 80% जो है वो वायरसेस को काज करता है। उसके अलावा बैक्टीरियाज भी हैं जो मोस्टली इकोलाई है, शेजेला है, सल्मोनेला है, प्रोटोजोआ, आ गया उसी में। हाँ, वो ज़रूर नहीं, टाइफाइड, इवन डायरिया को सिर्फ काज भी कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर ये है कि प्रोटोजोअल, अमीबियासिस, अमीबा है, जियार्डिया है, तो ये मोस्टली वो काज करते हैं। फिर क्रॉनिक में फिर ज़्यादा आ जाते हैं, उसमें फिर ये है कि गंदम की एलर्जी जो हम सीले कहते हैं, मैल एब्जॉर्प्शन हो गया है, उसके साथ IBT वाली हो गई हैं, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं फिर साथ में वो और आ जाते हैं। साथ में एलर्जी वाली हो साथ में होते हैं, इसिनोफिलिक और दूसरी एलर्जीज है उसी के साथ भी होते हैं जो क्रॉनिक डायरिया काज करते हैं। अच्छा, गंदम से एलर्जी वाले बच्चे तो डॉक्टर साहब कम होते होंगे, इसका मतलब है कि ज़्यादातर जो बच्चे आपके पास लूज मोशन के साथ आ रहे हैं वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहे होते हैं? नहीं, गंदम की एलर्जी वाली ज़्यादा है, लेकिन गंदम की एलर्जी वाली जो है वो प्रेजेंटेशन, एज और चीज़ें डिफरेंट होते हैं। जो लेकिन जो आजकल और इस मौसम में ज़्यादा आते हैं जो एक्यूट के साथ तो ये वायरस वाली ज़्यादा आते हैं। और जो क्रॉनिक हैं उसमें मोस्टली गंदम वाली ज़्यादा आते हैं। जो क्रॉनिक डायरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो गंदम की एलर्जी, मैल एब्जॉर्प्शन और दूसरी IBT वाली पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा फिर आते हैं उसी के साथ। जी नाज़रीन, डॉक्टर ख़ाइस्ता रहमान के साथ बात हो रही है बच्चों में असहाल या दस्तों की बीमारी के ऊपर। वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का, लेट्स टेक इट। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर साहब, इस मौसम में अखबारों में भी अक्सर आता रहता है कि फ़लाँ जगह के ऊपर हैज़े की वबा फूट गई है, तो ये हैज़ा किस वजह से होता है और ये बच्चों को भी उसी तरह अफेक्ट कर रहा है जिस तरह बड़ों को करता है? बिल्कुल होता है, और ये सावन के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा ये होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होता है और इवन कंटिन्यूस इन्फ्यूजन देनी पड़ती है, वॉमिटिंग, यानी कि पानी की शदीद कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, बहुत हद से ज़्यादा कमी हो जाती है, इवन कोलैप्स हो जाते हैं। अच्छा, बेहोश भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बेहोश, और राइस वाटर स्टोल उसका वो होता है, और फिर उसके लिए टेस्ट भी कराते हैं। लेकिन ये पेरिफ्रीज में और इन चीज़ों जहाँ पे सैलाब वगैरह ज़्यादा आते हैं तो एक वबा बन जाते हैं वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब, हमारी जो बहनें इस वक्त माएँ जो प्रोग्राम देख रही हैं जिनके छोटे बच्चे हैं और डायरिया है भी बड़ा कॉमन, तो आप कुछ रेड फ्लैग्स या वो ऐसी अलामात बताएं कि जो बहुत शदीद नौइयत की होती हैं और उस वक्त बच्चे की ज़िंदगी जो है वो दाव पर लगी होती है, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? डायरिया ना हमने देखा, वजह कोई सी भी हो, लेकिन डायरिया की बात कर रहा हूँ सर।
इसमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है कि देखें कि बच्चे को डायरिया हो गया, बच्चे को उल्टी हो गई है या बच्चे को लूज मोशन हो गए, उसमें फिर यह है कि आपने निमकोल पिलाना है। घर में ज़रूर निमकोल स्टार्ट करें, लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी आ गई है तो फिर आपने घर में बच्चे को नहीं ठहराना। बच्चा सुस्त या नडाल हो, बच्चा बिल्कुल आंखें अंदर की तरफ गए हैं, आंखें धंस भी जाती हैं ना डॉक्टर साहब? अंदर की तरफ गए हैं, तालू नीचे बैठ गया है, बच्चा बिल्कुल निडाल सा है, बड़े पेशाब में खून आ रहा है, पेट फूल गया है, तो आपने बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना, आपने फ़ौरन किसी करीबी सेंटर में लेके जाना है कि बच्चा रिहाइड्रेट हो, एक्सपर्ट डॉक्टर देखे, और जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हैं या जो मसले हो जाते हैं तो वो साथ में प्रॉपर्ली कर ले और मैनेज कर ले। डॉक्टर साहब, देखने में इस तरह के बच्चों में कई बच्चा रो रहा होता है और आंसू भी नहीं आ रहे होते, वो भी जिस्म में उसकी कमी को जाहिर कर रही है कि पानी की कमी। देखिए, आपने इन चीज़ों की मैंने कहा देखना भी है। पेशाब तो कम तो नहीं कर रहा, 6 घंटे से अगर ज़्यादा बच्चा पेशाब नहीं कर रहा तो ये रेड फ्लैग साइन है कि बच्चे में पानी की कमी है, रीनल शटडाउन का खदशा है। ठीक है, इसमें बच्चों में ये है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, रीनल शटडाउन हो जाते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी होती है, और साथ में ये है कि शॉक में बच्चा जाता है। तो ये जो प्रीशियस टाइम और मिनट्स होते हैं ये ज़ाया नहीं करनी चाहिए, और फ़ौरन करीबी किसी इमरजेंसी में ले जाना चाहिए। बच्चे को रिहाइड्रेट और साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है वो करेक्शन उसकी ज़रूरी है। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर माइल्ड किस्म का डायरिया है तो उसमें ORS आप घर पे दे दें या पीडियालाइट और ये जो इस तरह के निमकोल उसमें ये है ना कि आपको कंसंट्रेशन का पता हो, ठीक है, ज़्यादा डाइल्यूटेड ना हो, ज़्यादा कंसनट्रेटेड ना बनाए। सबसे अच्छी बात है कि अगर आपके बच्चे ने लूज स्टूल शुरू कर दिया है तो आप ना चम्मच के साथ उसको ना ORS पिलाना शुरू कर दें। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आप पेरिफ्रीज में हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत सी दूर लोग भी देखते होंगे, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर अवेलेबिलिटी कहीं करीब में ORS की नहीं है तो आप ना कुछ चीनी, ये तो घर में भी तैयार, मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर 200 ml का एक गिलास है उसमें एक पूरा चम्मच चीनी का और ये तो 2-3 ऐसे चुटकियाँ 1 चुटकी नमक का डाल के आपने ORS, घर पे ORS तैयार हो गया, घर पे ORS। तो आपने लूज स्टूल में हर दफ़ा हर स्टूल के साथ जितना बच्चा निकालता है उतना निमकोल ज़रूर देना है ताकि पानी की कमी ना हो। बाकी कुछ नहीं होगा अगर आप निमकोल साथ में देते रहेंगे। लेकिन जो रेड फ्लैग्स बताए, जो बहुत ख़तरनाक अलामात हैं, उस सूरत में आपने घर पे तजर्बे नहीं करने। नहीं, तजर्बे नहीं करने। फ़ौरन आपने बच्चे को लेकर टेंशन हो गया, बच्चे का पैरालिटिक एलियस हो गया है, मतलब आंतड़ियाँ अंदर बंद हो गए हैं, हरकतें कम हो गए हैं, और आप इधर बैठे हैं तो बच्चा तो चला जाएगा आपसे। अब बच्चा पेशाब पास नहीं कर रहा, बच्चे का एक्यूट किडनी इंजरी हो गई, तो गुर्दे ख़राब हो गए, तो आप क्या तजुर्बे करेंगे, बच्चे की ज़िंदगी को ख़राब करेंगे। तो इसका मतलब है कि उस फौरी तौर पर बच्चे की ज़िंदगी के साथ खेलना नहीं चाहिए, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक के ऊपर लेकर जाना है ताकि। अच्छा, वहाँ बच्चे के अंदर फिर डॉक्टर साहब ये जो पानी की कमी है वो हम किस तरह पूरी करते हैं जब आपके पास पेशेंट आ जाता है? हॉस्पिटल में आता है या जी हॉस्पिटल में आते हैं, हम देखते हैं ना, इसको कैटेगराइज करते हैं कि किस शिद्दत का डायरिया। हाँ, इसमें ना माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर की। अगर बच्चा जी बिल्कुल सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ आ गया है तो पुशेस देते हैं, लेकिन आजकल रिकमेंडेशन पुशेस का तो कुछ बुक्स कहते हैं कि पुशेस वाला रिकमेंडेशन आजकल नहीं है, तो बच्चे को फ्लूइड चलाते हैं और एज के लिहाज से चलाते हैं। तो वो जो ड्रिप से लगानी पड़ती है, ड्रिप लगाते हैं, कैनोला लगाते हैं। जो 1 साल से कम बच्चों हैं वो 6 घंटे में वो पूरा करते हैं, और 1 साल से ऊपर हो वो 3 घंटे में उसका पूरा करते हैं और तरीके से करते हैं। यानी कि एकदम बहुत ज़्यादा फ्लूइड भी नहीं दे देना, आपने तरीके से देना है बच्चे की कंडीशन देखते हुए, फ्लूइड ओवरलोड भी नहीं करना। हाँ, इसमें ना मुख्तलिफ खदशा होता है, हाइपोनेट्रीमिया या हाइपरनेट्रीमिया हो साथ में ना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को, तो उन दोनों को अपने अपने नुकसानात हो, इवन फिट्स भी पड़ सकते हैं अगर हाइपोनेट्रीमिया हो साथ में। तो इसका मतलब ये जब मैनेजमेंट हॉस्पिटल में होती है, जब बच्चे को ड्रिप लगती है तो
असूली तौर पर बच्चे का ब्लड टेस्ट भी करवा लेना चाहिए कि कितना ज़्यादा उसके अंदर नमकियात की कितनी कमी हुई है। वो ज़ाहिर बात है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी देखते हैं, स्टूल को भी देखते हैं। मोस्टली वायरल होता है, लेकिन जो कि आपने देखना होता है कि इन्फेक्शियस भी साथ में, ये बैक्टीरियल भी साथ में हो सकता है। तो कैनूला लगाते हैं तो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में ज़्यादातर तो करवाते भी हैं कि कंप्लीट ब्लड फ्रैक्चर करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं, रीनल इंजरी हुई है कि नहीं है, RFTs करवाते हैं, ये सारी चीज़ें फिर करवानी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्फे से पहले आपने बताया था कि 80% जो केसेस होते हैं डायरिया के, उसमें कोई वायरस इन्वॉल्व होता है, जिसका रोटा वायरस भी एक वायरस है जिसमें बच्चों को डायरिया होता है, और 20% में बैक्टीरिया और दूसरे अमीबा और इस किस्म की इन्फेक्शंस होती हैं। तो ये जो रोटा वायरस है, इससे बचाव की कोई वैक्सीन होती है जो हम बच्चे को लगा दें तो ये इन्फेक्शन कम से कम ना हो? बिल्कुल ठीक कहा। मोस्टली 80 to 85% रोटा वायरस, एंटीरो वायरस, नोवा वायरस ये ज़्यादातर तो होते हैं, लेकिन आजकल ना API स्केजुअल में रोटा वायरस को इंक्लूड कर दिया गया है। यानी कि जो बच्चों का फ्री हिफाजती टीकों का प्रोग्राम है उसमें रोटा वायरस की भी वैक्सीन शामिल है। तो ये है कि हमें वैक्सीनेशन हर चीज़ का करना चाहिए और प्रॉपरली स्केजुअल के मुताबिक, कोई वैक्सीन को मिस नहीं करना चाहिए। इसमें नमूनिया की भी है, साथ में तबदीक की भी है, खसरा की भी है, मुख्तलिफ हैं, तो हर चीज़। अब तो सुना है डॉक्टर साहब शायद टाइफाइड की वैक्सीन भी इंक्लूड कर दिया 9 मंथ्स। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया होगा टाइफाइड का, वायरस हो गया रोटा वायरस का। तो इन दोनों की वजह से होने वाला जो डायरिया है वो काफ़ी हद तक आप उससे बचा सकते हैं बच्चे को, अगर आप जो हिफाजती टीके हैं प्रॉपर टाइम के ऊपर और मुकम्मल कोर्स करवाएं। राइट सर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम एक मिथ की तरफ आते हैं जो अक्सर पेरेंट्स के दिमाग में होती है, जहन में होती है कि जनाब कुछ आपको पता है हमारे यहाँ पर ओल्ड विस्टम भी प्रिवेल करती है कि जी नानी अम्मा ये कहती थी तो दादी अम्मा तो ये कहती थी कि बच्चे को लूज मोशन लग गया, इसका तो बच्चा दांत निकाल रहा है। इस बात में कितनी सदाकत है? असल में ये है ना कि कभी कभार मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि मोहल्ले की होशियार औरत से दूर रहें, क्योंकि ये मैं तो और चीज़ें वही पिलाती ज़्यादा ये ना करें। इसमें यह होता है कि कोई ऐसा सच नहीं है और किताबी ऐसा कुछ कहता नहीं है कि अगर आपकी इरप्शन ऑफ द टीथ हो तो वहाँ पे कोई ऐसे चीज़ें पैदा होती है जिससे डायरिया और लूज मोशन हो। आल्दो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि गम में इरिटेशन होती है, जिसे बच्चे गंदी चीज़ें मुंह में डालते हैं और वालिदैन भी कुछ चीज़ें ऐसे मुंह में डालते हैं। ड्रोलिंग होती है, ठीक है, तो वो गंदी चीज़ें काज करती है कभी कभार। इसका मतलब दांत निकलना वजह नहीं बनती, बल्कि दांत निकलने के जो अमल के दौरान बच्चे को तकलीफ हो रही होती है। कई दफा टीदर भी लोग दे रहे होते हैं, मुंह में डालते हैं। सर वो टीदर जो देते हैं वो भी तो नीचे पड़ा होता है, उसी तरह उठा के बच्चे के मुंह में डाल देते हैं। पेसिफायर होता है, टीदर होता है, ये सारी चीज़ें गंदे होते हैं तो वो मुंह में डालते हैं, तो उससे भी काज होता है, वो भी साथ। और लोगों ने जहन में ये बिठा लिए कि जनाब चूंकि दांत निकल रहा है उस वजह से इस वजह से जो है वो बच्चों में दस्तों माइल्ड पेन हो सकता है, हल्का सा फीवर हो सकता है, ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मतलब उससे कोई वो डायरियल स्टूल हो। अच्छा, इसी गलतफहमी का दूसरा हिस्सा डॉक्टर साहब पता है क्या है कि वो जो हमारी दादियाँ नानियाँ इस तरह के कंडीशन में कि बच्चा दांत निकाल रहा है, उसको लूज मोशन लग गए हैं, तो वो कहते हैं बच्चे को अब कुछ नहीं देना, ना खाने के लिए ना पीने के लिए। तो ये ट्रेंड कितना ख़तरनाक हो सकता है कि एक तो बच्चा लूज मोशन हो रहे हैं, पानी की कमी होती जा रही है, ऊपर से आपने उसको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दे रहे। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ब्रेस्ट फीडिंग तो कंटिन्यू करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग ना, उसमें ये एक तो साथ में ना प्रोबायोटिक्स भी हैं और साथ में उसका फूड भी है, न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज़ भी हैं, हाँ, जो कि बाहर के दूध में तो हो ही नहीं सकते। और ऐसे प्रोबायोटिक्स हैं कि मतलब अभी लोग डालने की कोशिश जो बॉटल फीड और फार्मूला मिल्क में कर रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो ये है कि मदर फीड को ज़रूर, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। बिल्कुल, वालदा का लोग आजकल ना फार्मूलेस बनाते हैं, लेकिन एक एक चीज़ को इतना महंगा डालते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश वो नहीं, वो दूध महंगे भी है और वो दूध महंगे भी है, लेकिन वालदा के दूध का कोई भी दूध नेमुल बदल नहीं हो सकते। तो फीडिंग ज़रूर रखे, खुराक ज़रूर दे और नरम खुराक साथ में ज़रूर दे, दही साथ में दे। एक नेचुरल प्रोबायोटिक है जो इंटेस्टाइन का जो गट फ्लोरा है वो मेंटेन रखता है, जो लूज स्टूल के साथ डिस्टर्ब हो जाता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बड़ी दिलचस्प आपसे गुफ्तगू हुई बच्चों में फंगल इन्फेक्शन और दस्तों की बीमारी के ऊपर। अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वो नाजरीन, ख़ास तौर पर हमारी जो बहनें माएँ जिनके छोटे बच्चे हैं इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको टेक होम मैसेज आप क्या देना चाहेंगे प्लीज़? उसमें फिर ये है कि एक तो ब्रेस्ट फीडिंग को जारी रखें, दूसरा हाइजीन का ख्याल रखें, और तीसरा ये है कि कभी भी कोई भी बीमारी हो खुद ट्रीट ना करें, और तीसरा ये है कि बच्चे को अगर लूज स्टूल शुरू हो तो घर में भी ORS देना शुरू कर दे। आखिर में नाज़रीन, मैं डॉक्टर ख़ाइस्ता रहमान उस्मान खेल का तहे दिल से मशकूर हूँ कि ये दोनों जो बहुत कॉमन बीमारियां हैं बच्चों की, जिससे माँ बाप अक्सर परेशान रहते हैं, उसके ऊपर उतनी मुफीद मालूमात इतने सादा फ़हम अंदाज में आप तक पहुँचाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। This program was brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited.